इनसे मिलिए। ये है भारतीय चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार गुप्ता। जब से इन्होंने अपने पद को संभाला है, एक से बढ़कर एक इतिहास बनाते ही जा रहे हैं। एसआईआर से लेकर ऑन कैमरा झूठ बोलने तक, खुलेआम भाजपा नेताओं और गुजराती जोड़ी को मदद पहुंचाने से लेकर विपक्ष को डांटने फटकारने तक, ज्ञानेश कुमार ने ऐसा इतिहास बनाया है जो वर्तमान पीढ़ी को आखिरी दम तक याद रहेगा। कहा जाता है कि जब कोई महिला गर्भावस्था में हो तो विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि भीतर पल रहे बच्चे को कोई समस्या न हो, उसे कोई बीमारी न लग जाए। लेकिन ज्ञानेश कुमार के कार्य और उनकी हरकतें बताती हैं कि चुनाव आयोग, जो कि लोकतंत्र को जन्म देने वाली संस्था है, उसने भ्रूण में ही वोट चोरी और चुनावी धांधली जैसी कैंसर रूपी बीमारियां भारतीय लोकतंत्र के भीतर डाल दिया है। हालांकि ये सारे काम ज्ञानेश कुमार ने अकेले नहीं किया है। उनकी जगह कोई और भी होता तो वही करता, यही करना पड़ता, क्योंकि यही करने के लिए कुर्सी दी गई है। बाकी पीछे से हाथ किसका है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। क्योंकि चेहरा ज्ञानेश कुमार का है तो अपमान के छींटे भी इसी चेहरे पर आएंगे। हाल ही में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, मगर खबर आ रही है कि इन चुनावों से पहले ही ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से हटाने का प्रयास देश का विपक्ष करने जा रहा है। ये प्रयास किस तरह से है, क्या अड़चने हैं, इन सारे मामलों पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि क्या ज्ञानेश कुमार की विदाई की तारीख विपक्ष तय कर पाएगा। उधर बांग्लादेश में बीएनपी की जीत हुई है और जीत मिलने के तुरंत बाद इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और एक अन्य अधिकारी ने मोदी के अमृतकाल की हकीकत बयां कर दिया है। जी हां, जिस बांग्लादेश को एक वक्त में भारत ने ही आज़ाद कराया, आज वही बांग्लादेश भारत की उस बीमारी की बात कर रहा है जो गुजराती जोड़ी की सत्ता के आने के बाद देश में लगी है। तो पड़ोसी देशों में भारत की इस बदनामी पर भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह नरेंद्र मोदी की सत्ता यानी भाजपा की सरकारें अपने आप में ही कंफ्यूज्ड है और कंफ्यूजन इस लेवल का है कि अपने ही देश की जनता को नुकसान हो रहा है। जी हां, एक बार फिर से फिलिस्तीन के गजा में इजराइल ने 12 लोगों को मार दिया है। इधर अपने देश में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करने को लेकर 23 लोगों पर फिर से एफआईआर हो गई है। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक तरफ भाजपाई सरकार दिल खोलकर फिलिस्तीन के लोगों को मदद पहुंचाती है, दूसरी तरफ फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले अपने ही देश की जनता के खिलाफ एफआईआर करवाती है, उन्हें जेलों में डाला जाता है और काफी गंभीर धाराओं में यानी आतंकवादी संबंधी धाराओं में एफआईआर होती है। तो भाजपाई कंफ्यूज सरकार की चर्चा एकदम आसान भाषा में करेंगे तमाम खबरों को, सबूतों को देखते हुए। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता की, जो कि चुनाव आयोग के मुखिया है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। इनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इन्होंने अपने ही देश की जनता से पूछना शुरू कर दिया कि अरे नागरिक, तुम नागरिक हो कि नहीं, ये सिद्ध करो। जबकि ये काम इनका था कि किसी व्यक्ति को ये नागरिक क्यों नहीं मानते हैं ये सिद्ध करें। लेकिन आप तो जानते हैं, लोकतंत्र में मालिक जनता जब खुद को गुलाम समझ ले तो नौकर कपार पे चढ़ के तांडव करने ही लगता है, और लोकतंत्र के नौकर ज्ञानेश कुमार ने वही किया है। बहरहाल एसआईआर में बिहार में जो परिणाम रहा है वो हम सब ने देखा, और पूरे देश के अलग अलग राज्यों से जो परिणाम आ रहे हैं वो सब भी हम लोग देख ही रहे हैं। ज्ञानेश कुमार पर लगभग सभी विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बहुत ही रूढ़ व्यवहार का व्यक्ति है। जब विपक्षी नेता इनसे मिलने जाते हैं, कुछ कहने सुनने जाते हैं, तो कथित रूप से ज्ञानेश कुमार ऐसी बात करते हैं मानो ये देश के मालिक हों, सेठ हों और विपक्षी नेता इनके गुलाम हों। इस तरह से डांट कर फटकार कर बात करते हैं। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने पहुंची थी, तो बाहर निकलकर उन्होंने भी कहा कि मैंने आज तक ऐसा गंदा व्यवहार करने वाला चुनाव आयुक्त नहीं देखा। इससे पहले कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी यही आरोप लगाया, और पूर्व में किस तरीके से चुनाव आयोग ने महीनों महीनों तक विपक्ष के लोगों को मुलाकात का टाइम नहीं दिया था ये भी हम देख चुके हैं। और ज्ञानेश कुमार किस तरीके से बार बार ऐसा कार्य करते हुए दिखते हैं जिससे बीजेपी को लाभ हो, चाहे बिहार में चुनाव के दौरान 10-10 हजार रुपए बांटने का मामला हो या फिर बीजेपी के इशारे पर कथित रूप से चुनाव को टालने का मामला हो। ये सारे काम ज्ञानेश कुमार ने ऐसे किए जिससे भाजपा और एनडीए को लाभ मिला। तो कुल मिलाकर पद पर रहते हुए ज्ञानेश कुमार वो सारे काम कर रहे हैं जो इन्हें नहीं करने चाहिए, और वो नहीं कर रहे जो इन्हें करना चाहिए। जैसे इन्हें चुनाव में सबको बराबरी का मैदान देना चाहिए ताकि ईमानदारी से चुनाव हो सके। अब बिहार में ही ले लीजिए, जब एक पार्टी को सरकारी खजाने से 10-10 हजार रुपया लाखों महिलाओं को बांटने का मौका मिलेगा तो भला विपक्ष क्या कर सकता है, कहां तक लड़ पाएगा। बाकी भाजपा के नफरती नेताओं को रोकने का प्रयास कभी भी ज्ञानेश कुमार ने नहीं किया, बल्कि उन्हें प्रश्रय दिया, ये भी हम सब देख चुके हैं। तो कुल मिलाकर इनकी जो जिम्मेदारी है इन्होंने कभी नहीं निभाया, और भाजपा के लिए इन्होंने अपने पद की तमाम मर्यादाओं को तार तार कर दिया।
किया कथित रूप से। इनकी ईमानदारी का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि ये व्यक्ति सरेआम ऑन कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल देते हैं। बिहार एसआईआर के मामले में हमने लगातार दिखाया था कि कितने महान झुट्टा हैं। अब इनकी हरकतों से परेशान होकर विपक्ष इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करना चाहता है। डेक्कन हेराल्ड के लिए सौमिन जॉय ने लिखा है कि अप्रैल और मई 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले बीजेपी पर दबाव बनाने और विपक्ष के लगातार आपसी कलह को दूर करने के टारगेट के साथ और एसआईआर के खिलाफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने वाली नोटिस पेश करने की संभावना समूचा विपक्ष तलाश रहा है। यानी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई का मौका ढूंढा जा रहा है। हालांकि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नोटिस जारी करने पर अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है कि ये कब कैसे किया जाएगा, किस तरह से होगा। अभी हाल ही में हमने देखा था कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई करने का प्रयास विपक्ष ने किया है। ओम बिरला भी ज्ञानेश कुमार से 4 कदम आगे चलने वाले ही हैं, लेकिन वो बीमार लोकतंत्र को और बीमार करते हैं। प्राथमिक बीमारी ज्ञानेश कुमार पैदा करते हैं। अब समस्या यह है कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में सरकार की स्थिति मजबूत है। विपक्ष किसी में भी बहुमत जुटाने की स्थिति में नहीं है। पिछले साल अगस्त में बिहार एसआईआर के दौरान भी इस तरह के संकेत आए थे। खबरें निकली कि मानसून सत्र में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नोटिस दी जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि अब यदि विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नोटिस देना भी चाहता है तो बजट सत्र के दूसरे सत्र में ही संभव है, यानी जो 9 मार्च से शुरू हो रहा है उसी में नोटिस दिया जा सकता है। जबकि उसमें समस्या यह है कि ज्ञानेश कुमार को हटाने का मुद्दा उठाने के लिए 14 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है। यानी ये पीरियड चुनाव वाले राज्यों में चुनाव प्रचार के बीच में आ सकता है। यानी एक तरफ राज्यों में चुनाव प्रचार शुरू हो चुके होंगे, दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार को हटाने की चर्चा। यहाँ एक बार फिर से विपक्ष की व्यक्तिगत आकांक्षाओं को देखिए। तृणमूल कांग्रेस अभी जो बजट सत्र पहला वाला आया था, खत्म हुआ है, उसी के दौरान ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नोटिस देना चाहती थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो इस कदम का समर्थन करेंगी, लेकिन इसी बीच कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने ओम बिरला को हटाने की मांग करते हुए नोटिस दाखिल कर दिया। तृणमूल कांग्रेस भी इस मामले पर नाराज हो गई। उसने हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि टीएमसी को लगा कि कांग्रेस खाली अपना एजेंडा थोप रही है और टीएमसी की बात नहीं सुन रही। यानी टीएमसी ज्ञानेश कुमार को हटाने की बात कर रही थी, कांग्रेस ने अपना काम शुरू कर दिया। टीएमसी का यह भी मानना था कि सांसदों का निलंबन जो किया गया है ओम बिरला द्वारा, उसे वापस लेने के लिए पहले ओम बिरला से संपर्क करना चाहिए था, देखना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं, इसके बाद उन्हें हटाने का प्रयास होना चाहिए। बहरहाल अब सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि जो चुनाव होने वाले हैं हाल में, उसके ठीक पहले समूचा विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है, क्योंकि इससे देश के वोटरों को एक संदेश मिलेगा और साथ ही साथ चुनाव आयोग पर बीजेपी का पक्ष नहीं लेने का दबाव भी बनाया जा सकता है और इससे टीएमसी के भीतर जो कांग्रेस को लेकर नाराजगी पैदा हुई है वो भी कम हो जाएगी। यानी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत अमेरिका डील, एपस्टीन फाइल और पूर्व सेना प्रमुख की किताब के खुलासों के पहले से परेशान है, अब ज्ञानेश कुमार के मामले में भी भाजपाई सत्ता को घेरने का प्लान विपक्ष बना रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान टीएमसी और कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ खूब विरोध कर रही है। पिछले दिनों हमने देखा ममता बनर्जी खुद ही सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। कई क्षेत्रीय दल हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है। चर्चा यह भी हो रही है कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी अप्रैल में उत्तर प्रदेश में फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद आगे की रणनीति बना सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर ने बहुत बड़ा गुल खिलाया है। कथित रूप से यह खबर बता रही है कि एसआईआर के दौरान जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनी है उसमें 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं, जबकि उसी उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट बनी है उसमें 17 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। अब आप सोचिए कि लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा वोटरों का अंतर है उत्तर प्रदेश में, यानी मोटा मोटी 30% वोटर कम है। सोचने वाली बात यह है कि एक ही प्रदेश, एक ही जनता, स्थानीय चुनाव में 4.5 करोड़ ज्यादा होते हैं वोटर और विधानसभा के चुनाव में 4.5 करोड़ कम हो जाते हैं। अब 30% का अंतर यदि फाइनल वोटर लिस्ट में रहता है और ऐसी लिस्ट से चुनाव होता है तो क्या ये किसी भी रूप में चुनाव कहा जा सकता है? तो कुल मिलाकर अब देखना यह है कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्या कर पाता है, क्योंकि विपक्ष के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में सिर्फ एक ही बात बनती है कि जिम्मेदार व्यक्ति बदनाम होगा, मगर सवाल यह है कि जो बदनामी के अपॉइंटमेंट लेटर पर पहले से हस्ताक्षर करके आया हो, उसने किसी बदनामी से क्या फर्क पड़ने वाला है? जिनके आका ही आए दिन चीन, अमेरिका, पाकिस्तान से घोर बदनामी मिलने के बाद भी सीना तान कर घूमते हों, वो भला अपनी इज्जत के लिए कहां तक सोचते होंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। अब पाकिस्तान की बात आ ही गई है तो आइए पूर्व के पूर्वी पाकिस्तान की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में चुनाव संपन्न हुए हैं और वहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बन रही है, यानी हमारा एक बड़ा पड़ोसी नई सरकार बनाने जा रहा है। इस मामले पर बीएनपी के अध्यक्ष और बांग्लादेश के होने वाले प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेशी मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने भारत को लेकर कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सबसे पहले तो गंगा जल संधि को लेकर इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर ही इस संधि के बारे में कोई फैसला करेगा। साल 2026 में इस संधि का नवीनीकरण होना है।
इन लोगों ने भारत से अतीत को पीछे छोड़ने के लिए भी कहा है। हुमायूं कबीर कहते हैं कि भारत अतीत से पूरी तरह से नाता तोड़ ले, क्योंकि अब बांग्लादेश में शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग का कुछ भी बचा नहीं है। बांग्लादेश की वास्तविक स्थिति क्या है, ये हमारी पार्टी की जीत ने साबित कर दिया है। यानी बांग्लादेश ये कह रहा है कि शेख हसीना से, उनकी व्यवस्था से पूरी तरह से नाता तोड़ लीजिए, हकीकत को पहचानिए और नए तरीके से बांग्लादेश के साथ डील करिए। गंगा जल संधि नवीनीकरण और शेख हसीना की भारत में मौजूदगी, इन दोनों ही मामलों को बांग्लादेश प्राथमिकता के रूप में लेने जा रहा है। बांग्लादेश में जब हिंसा हुई थी तो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भागकर भारत आई। भारत ने अब तक उन्हें शरण दिया हुआ है। बांग्लादेश कई बार हसीना को सौंपने की मांग कर चुका है। हुमायूं कबीर का कहना है कि 2024 में बांग्लादेश में जो विद्रोह हुआ उसने यहाँ की राजनीति बदल दिया है। अब राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर सभी पार्टियां एकजुट रहेंगी। मगर सबसे शर्मनाक बात भारत के लिए जो विदेशों में हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, वो ये है कि बांग्लादेश का कहना है कि भारत में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। बांग्लादेश के लोगों को लगता है कि भारत एक असहिष्णु समाज बनता जा रहा है और ढेर सारे धुर दक्षिणपंथी लोग अधिक से अधिक सांप्रदायिक बयानबाजी करके चुनाव जीत रहे हैं और ये चिंताजनक है। यानी सोचिए, बांग्लादेश मोदी के अमृतकाल पर चिंता व्यक्त कर रहा है और कह रहा है कि हमारे ही देश में यानी बांग्लादेश में ही जमात ने नफरत भरी बयानबाजी करके चुनाव जीतना चाहा, वोट लेना चाहा, लेकिन लोगों ने उन्हें नकार दिया। भारत एक वक्त में बहुलवादी देश हुआ करता था, लेकिन मौजूदा हालत भारत के लिए अच्छे नहीं है। यानी सोचिए कि पड़ोस में एक पार्टी जो सरकार बनाने जा रही है, जिसने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल किया है, वो भारत के सांप्रदायिक माहौल को लेकर चिंतित है और वो लोग कह रहे हैं कि भारत में नफरती भाषण देने वाले लोगों को चुनावी जीत मिल रही है। अब इन्हें कौन बताए कि ये चुनावी जीत सिर्फ नफरती भाषणों के कारण नहीं है। इसमें ज्ञानेश कुमार भी शामिल है, केंचुआ भी शामिल है, उनकी लिस्ट भी शामिल है और मशीनें भी, उनका भी बहुत बड़ा रोल बताया जाता है। और खासकर जब कोई सरकार अपनी ही व्यवस्था में कंफ्यूज हो, उसे पता ही ना हो कि करना क्या है, तो ऐसी व्यवस्था को चौपट होने से कोई रोक नहीं सकता। आप देखिए कि फिलिस्तीन में गजा के भीतर एक बार फिर से इजरायली हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत हुई है। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, हमने तो जवाब दिया और जवाब में 12 लोगों को मार दिया। बाकी इजराइल का कैरेक्टर कैसा रहा है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर हमला किया गया। इसमें इजराइल के अनुसार उसके 1200 लोग मारे गए। उधर फिलिस्तीन में अब तक 72,000 से अधिक लोग मार दिए गए। इन सारे नरसंहार में इजराइल और अमेरिका जैसे देशों ने कैसी नीति अपनाई है आप सब जानते हैं। मगर इस बीच भारत की नीति क्या है ये किसी को समझ नहीं आती। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल हमास के बीच लड़ाई की शुरुआत होती है और इसके लगभग 2 सप्ताह के भीतर ही यानी 22 अक्टूबर 2023 को ही ये खबर आती है कि भारत ने फिलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजा है। 6.5 टन मेडिकल संबंधी चीजें थी, 32 टन आपदा राहत सामग्री थी और इसे हवाई विमान द्वारा फिलिस्तीन के लिए भेजा गया। एकदम टकटकी लगाकर देखते जाइए, आप भी कंफ्यूज आ जाएंगे कि भाजपाई सरकारों की नीति और नियति क्या है। अब 22 अक्टूबर 2024 की ये खबर देखिए, जंग से त्रस्त फिलिस्तीन को मदद भेजेगा भारत। संयुक्त राष्ट्र की मदद से 30 टन मानवीय सहायता भेजी गई। इसमें दवाइयां, सर्जिकल सप्लाई और एनर्जी वाले बिस्किट वगैरह सब शामिल थे। अब 16 जुलाई 2024 की ये खबर भी देख लीजिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के संगठन के माध्यम से 25 लाख अमेरिकी डॉलर फिलिस्तीन के शरणार्थियों को दिया। इन सारी खबरों को देखकर आपको यही महसूस होगा कि भारत मानवता का ख्याल करते हुए फिलिस्तीन के पीड़ितों की सहायता कर रहा है। सितंबर 2025 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया, कहा कि किसी का किसी पर कब्जा नहीं होना चाहिए। अब इस खबर को देखिए, पुणे शहर में पुलिस ने 23 कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज किया क्योंकि ये लोग फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इंडियन पीपल इन सॉलिडेरिटी विद फिलिस्तीन नाम के एक ग्रुप जो कि फिलिस्तीन के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, इनका उद्देश्य था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और भारत सरकार से कहेंगे कि इजराइल की यात्रा को रद्द कर दीजिए और ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल मत होइए, क्योंकि ट्रंप इसके माध्यम से फिलिस्तीन पर अपना कब्जा चलाना चाहते हैं। इन लोगों ने जब प्रदर्शन की परमिशन मांगा तो पुलिस ने देने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना था कि यहाँ पर कुछ अन्य कार्यक्रम होने वाला है, भीड़ हो सकती है, इसलिए प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं दिया। जब हम लोग चुपचाप बैठ के अपना प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस वालों ने जबरदस्ती हमें पकड़ के हिरासत में ले लिया, परेशान किया। इस दौरान एक महिला की साड़ी फाड़ दी गई और एक युवा कार्यकर्ता के कंधे में चोट आ गई। यानी फिलिस्तीन के पक्ष में अपने ही देश की जनता को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। बार बार ये आरोप देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आते हैं और पुणे में 23 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। हालांकि ये कोई नई घटना नहीं है, 7 से ज्यादा राज्यों में लगभग 1.5 दर्जन FIR बताई गई है, सिर्फ इस कारण क्योंकि लोग फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे थे। इस रिपोर्ट को देखिए, 16 नवंबर 2024 की है। इसमें बताया गया कि भारत में सोशल मीडिया
मीडिया पर या फिर किसी भी माध्यम से फिलिस्तीन का समर्थन करने के आरोप में 51 लोगों के खिलाफ कम से कम 17 मामले दर्ज किए गए और ये 7 राज्यों में हुआ। ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट लगभग 1.5 साल पहले की है। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हर जगह फिलिस्तीन का समर्थन करने पर भारत के लोगों के ही खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि कुछ मामलों में पुलिस ने UAPA जैसे गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया है। यानी जो धाराएं आतंकवादी संबंधी मामलों में लगाई जाती हैं उसके तहत अपराध दर्ज हो रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन का समर्थन किया गया। यानी अपने ही देश की जनता यदि फिलिस्तीन का समर्थन कर दे तो उस पर आतंकवाद विरोधी धाराएं लग जाएंगी और वही सरकार लगाएगी जो खुद उसी फिलिस्तीन के लिए जहाजों में भर भर के मदद पहुंचा रही है। अकेले कश्मीर में ही सैकड़ों लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के भीतर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ तो वहां भी लोगों के साथ पुलिस द्वारा बदसलूकी का आरोप लगा और इस केस में तो बीजेपी के छात्र विंग के लोग भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मैदान में उतर गए। वही टैक्टिक्स जो हाल ही में UGC के मामले में दिल्ली में अपनाया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर ही फिलिस्तीन का समर्थन करने पर 50 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया था। अब आप सोचिए कि भाजपाई सरकार किस कदर कंफ्यूज है फिलिस्तीन के मामले को लेकर। देश भर में सैकड़ों लोगों के खिलाफ और यदि पूरी गिनती जुटाई जाए तो हजारों के खिलाफ फिलिस्तीन का समर्थन करने पर पुलिसिया कार्रवाई हुई। अब आप दर्शक ये बताइए, एक तरफ भाजपाई सरकार जहाज भर भर के सामान, दवाइयां, खाने पीने की चीजें और करोड़ों रुपया यानी लाखों डॉलर उसी फिलिस्तीन को भेजती है, दूसरी तरफ जब उसी देश की जनता यानी भारत की जनता फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन करती है तो अपनी ही जनता के खिलाफ आतंकवाद विरोधी धाराएं लगाई जाती हैं। क्या इससे बड़ा कन्फ्यूजन का लेवल कुछ हो सकता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।